सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी लोगों का DCIAS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। 24 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम सबसे बेहतर और सबसे अलग अंदाज में। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIAS को। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के शुभ अवसर पर किन द्वीपों का नाम अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? मन्नार की खाड़ी के द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप या कच्छ द्वीप? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप के 21 द्वीपों का नाम अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा द्वीप है उन्हें भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा जी के नाम पर रखा जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि मेजर सोमनाथ शर्मा जी भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे, तो इनके नाम पे सबसे बड़े द्वीप का नाम रखा गया है। और जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये स्थित है बे ऑफ बंगाल में, जो हिंद महासागर का हिस्सा है, तो वहाँ पे स्थित है। और अंडमान निकोबार एक जैवमंडल है, बायोस्फीयर रिजर्व है। देश में 18 जैवमंडलों में से एक जैवमंडल अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। यहाँ आपको 9 राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे, जो मध्य प्रदेश के बाद दूसरा ऐसा भारत का राज्य है। भले ही केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे भी 9 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। यहाँ पे स्थित जेल अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो बड़े नेता थे उन्हें इसी जेल में, अंडमान की जेल में भेज दिया जाता था। कभी समय मिलेगा तो अंडमान निकोबार पे पूरी चर्चा करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल है अपना कि सुर्खियों में रही INS वगीर कलवरी श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5वीं पनडुब्बी है। फ्रांस की कंपनी जो है मेमर्स नेवल ग्रुप, इसके सहयोग से मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा मुंबई में जो स्थित है उसके द्वारा INS कलवरी को तैयार किया गया है। और ये 5वीं पनडुब्बी है। इससे पहले 4 पनडुब्बी ऑलरेडी तैयार हो चुकी हैं। अगर साथियों मैं INS वगीर की बात करूं तो INS वगीर की क्या खासियत है, अगर मैं इस पर चर्चा करूं तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कलवरी श्रेणी की 5th पनडुब्बी है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए। दूसरा कि ये 67 मीटर लंबी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 67 मीटर, जबकि पानी के अंदर ये 20 किलोमीटर प्रति आवर्स के रफ्तार से चल सकती है। जबकि पानी के ऊपर की अगर मैं बात करूं, ये पानी के ऊपर चलती है तो इसकी स्पीड होगी साथियों 40 किलोमीटर पर आवर, यानी पानी के अंदर 20 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, जबकि पानी के ऊपर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। और 67 मीटर इसकी लंबाई है। और इसके अलावा इसके भार की बात की जाए दोस्तों, तो ये गहराई में 350 मीटर तक जा सकती है अपने ऑपरेशन के थ्रू। तो ये था INS वगीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पुनः अगर मैं आपका रिवाइज कराना चाहूँ तो आप ध्यान से देख लीजिए। INS वगीर 5th पनडुब्बी है कलवरी श्रेणी की, जिसको मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। मेंबर्स नेवल ग्रुप जो फ्रांस का है उसने इसमें सहयोग दिया, अपनी टेक्नोलॉजी दी है। और ये 67 मीटर से 67 मीटर लंबी है। पानी के भीतर 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, जबकि पानी के बाहर 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। और 350 मीटर की गहराई में जाके यह ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर साथियों। अपना अगला सवाल है कि हाल ही में देश के किस टाइगर रिजर्व में सफ़ेद गिद्धों की वृद्धि देखी गई है? ये भारत के लिए, पर्यावरण के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि पुनः गिद्धों की वृद्धि देखी जा रही है। आपको बताना है किस टाइगर रिजर्व में ऐसा हुआ है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व या दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजाजी टाइगर रिजर्व, जो आपको उत्तराखंड में मिलेगा। यहाँ पर देखा गया है कि सफ़ेद गिद्ध और शाहीन बाज जो है, इन दोनों पक्षियों में वृद्धि देखी गई है। तो पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी खुशी की बात है कि पुनः गिद्धों में वृद्धि देखी जाती है। डाइक्लोफ्लोविन जानते हैं, एक दवा थी, इन दवा का यूज किया जाता था
DDT में, जिसके बाद ये पाया गया कि ये एक पेन किलर था जो पशुओं को दिया जाता था। जब पशुओं की मृत्यु हो जाती थी तो ये पाया जाता था कि उसके अपघटक, उसके तत्व अब भी पाए जाते थे, और जब पशुओं का भक्षण करते ये गिद्ध तो पाया जाता था कि इनकी किडनी फेल हो जाती थी, जिसके कारण गिद्धों में भारी मात्रा में कमी आई, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं और अंततः परिणाम ये है कि अब सफ़ेद गिद्धों में वृद्धि देखी गई है। राजा जी टाइगर रिजर्व में, जो आपको उत्तराखंड में मिलेगा। उत्तराखंड में कई और टाइगर रिजर्व है दोस्तों। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व था, या आप ये कहें कि राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका नाम है, मुझसे नहीं निकल रहा साथियों, एनीवे उत्तराखंड में कई सारी टाइगर रिजर्व है, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर मैं जैसे बात करूं कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान मैंने की बात की, ऐसे पंडित गोविंद बल्लभ पंत भी राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तराखंड में मिलेगा। ये जो उत्तराखंड के रहने वाले थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इन्हें आप जानते होंगे। ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड, जिसे 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया था। तो फाइनली पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो है उत्तराखंड से आते थे, इसलिए इनके नाम पे भी एक राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। जबकि राजा जी की अगर बात करें तो हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे, आप जानते होंगे। उन्हें प्यार से राजा जी भी कहा जाता था, तो उनके नाम पे रखा गया है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। बाकी उत्तराखंड की स्थापना आपने जान ली दोस्तों। यहाँ के मुख्यमंत्री आपको पता होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे दोस्तों एक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल देश में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी संख्या है मात्र 18। उन 18 में से एक आपको नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिल जाएगा उत्तराखंड में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नंदा देवी एक नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी एक टाइगर रिजर्व भी है, और इसके अलावा नंदा देवी एक चोटी भी है जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर टोटल मैं बात करूं, अगर कंचनजंगा को और K2 गार्डविन आस्टिन को अगर हम शामिल करें तो तीसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गार्डविन आस्टिन, उसके बाद आता है कंचनजंगा और उसके बाद आएगा नंदा देवी। इसके अलावा फूलों की घाटी का नाम सुना होगा। फूलों की घाटी और नंदा देवी, इन दोनों को बायोस्फीयर रिजर्व तो नंदा देवी को घोषित किया गया है, जबकि ये राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने काकीनाडा में सैन्य अभ्यास किया है। तो काकीनाडा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, केरल या चेन्नई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में स्थित है काकीनाडा, जहां भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का सैन्य अभ्यास हुआ। आंध्र प्रदेश के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसकी राजधानी है अमरावती और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। दरअसल पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक राज्य हुआ करता था। बाद में 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना, जिसकी राजधानी बनी हैदराबाद। तो हैदराबाद प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के अंदर आता है, जबकि आंध्र प्रदेश ने अपनी अलग राजधानी बना ली अमरावती। हालांकि पहले शुरुआत 10 सालों तक इन दोनों की राजधानी कॉमन थी, यानी हैदराबाद दोनों की थी। अब राजधानी चेंज हो चुकी है। अगला सवाल है साथियों कि भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनेगा? दिल्ली, नासिक, पुणे या कोलकाता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुणे में बनेगा भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन। साथियों ये 108.59 फीट गहरा होगा। अब इसकी अंदाजे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 108.59 फीट ये गहरा होगा मेट्रो स्टेशन, यानी ये भारत का अब तक का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा। और ये पुणे में साथियों 2 मेट्रो स्टेशन के बीच में ऐसा किया जाएगा। ये पिपरी चंद से स्टार्ट होगा, पिपरी चिंदवाड़, और पिपरी चिंदवाड़ से शुरू होके स्वारगेट, पिपरी चिंदवाड़ स्वारगेट से शुरू होके वनाज रामवाड़ी तक जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चिनवाड़ से लेके वनाज रामवाड़ी तक इसकी लंबाई रहेगी 16 किलोमीटर, यानी 16 किलोमीटर तक की लंबाई इस मेट्रो स्टेशन की रहेगी। जबकि गहराई मैंने बात की 108.59 फीट, इतना गहरा मेट्रो स्टेशन रहेगा और ये भारत का अब तक का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा।
अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल है मारेक्स 2023 युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हो रहा है? जापान, अमेरिका, श्रीलंका या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की जीत हुई है, क्योंकि मारेक्स जो युद्धाभ्यास है ये चाइना को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है। और चाइना जिस तरह आपको पता है कि अपनी पकड़ बना चुका है श्रीलंका पे, और इस बीच अगर श्रीलंका के साथ इस तरह का युद्धाभ्यास अमेरिका करता है तो कहीं ना कहीं या तो अमेरिका का दबाव है या तो अमेरिका की कूटनीति है जो चीन को कहीं ना कहीं अब पीछे धकेलने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि चाइना ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्ष के लिए लीज पे ले रखा, आपको सभी को पता है, क्योंकि श्रीलंका को दिया गया कर्ज लौटा नहीं पाया था और कर्ज के जाल में हमेशा श्रीलंका फंसा रहा है चाइना के ट्रैप नीति में। फिलहाल इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है श्रीलंका। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल है कि हाल ही में ओहोम साम्राज्य के चराई देव मैदान को विश्व विरासत स्थल में नामित किया गया, यानी नॉमिनेट किया गया है। ओहोम साम्राज्य किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है। नागालैंड, मणिपुर, असम या सिक्किम? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, असम से स्थित था ओहोम साम्राज्य चराई देव मैदान। एक तरीके से दोस्तों ये चराई देव मैदान जो है ब्रिटिश साम्राज्य से पंगा लेने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि एक विद्रोह हुआ था जिसे हम ओहोम विद्रोह के नाम से जानते हैं। ओहोम विद्रोह सुर्खियों में था, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा असम। असम के बारे में आप लोग जानते होंगे, असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है, आप सभी जानते हैं। असम पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जो अन्य सभी 6 राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट करता है, जिसमें अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की सीमा को भी स्पष्ट करता है, नागालैंड को भी, मणिपुर के भी, मिजोरम के भी, त्रिपुरा, मेघालय, यानी अन्य 6 राज्य जो हैं पूर्वोत्तर राज्यों में इनकी संख्या टोटल है 7। इसमें सिक्किम नहीं शामिल है, भूल के कभी साथियों सिक्किम शामिल मत करना। तो अन्य सभी 6 राज्यों को स्पष्ट करता है असम, और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, आप जानते हैं। असम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, एक तो है मानस बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरा है डिब्रू सुखोया, यानी टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में। इनमें से 2 असम में मानस और डिब्रू सुखोया। डिब्रू सुखोया देश का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये असम में है। जबकि 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के। इसमें अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो एक तो मानस भी है और दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आप लोग जानते होंगे, यहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम गोरुमारा के नाम से जानते हैं। गोरुमारा में भी एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, और एक सींग वाले गैंडे को ही असम ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है। असम में ही स्थित है दोस्तों माजुली द्वीप। जो माजुली द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और इसके अलावा असम के अंदर आपको मिलेगा कामाख्या मंदिर, और इस कामाख्या मंदिर जो है 151 विद्यापीठों में से एक है। यहाँ पे अंबुचा मेला लगता है, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी से लेकर स्टेट पीएससी तक। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल अपना है, चलते चलते एक बार यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात कर लेते हैं। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम में है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, और डिब्रू सुखोया राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो ये 5 राष्ट्रीय उद्यान पहले से थे, जबकि 2 नए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, जिसमें है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान एक तो, और एक है दिहंग पटकई। जो दिहंग पटकई है ये भारत का सबसे लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इनकी संख्या होती थी 104, अब इसमें 2 जुड़ गए तो इनकी संख्या हो गई 106। अगर इन 2 राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करें कौन कौन से हैं, तो असम के ही हैं रायमोना और दिहंग पटकई। अगला सवाल है साथियों कि इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट एकल खिताब 2023 किसने जीता है? लक्ष्य सेन, एसआई यानी साई प्रणीत, के बीती दर्शन, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, के बीती दर्शन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब 2023 को अपने नाम कर लिया है, और जबकि 2022 में लक्ष्य सेन ने इसे जीता था। इनका पूरा नाम है दोस्तों कुनलाउत बितदर्शन। ये कोरियाई से आते हैं, यानी कोरिया से आते हैं, और इन्होंने एकल बैडमिंटन खिताब 2023 को अपने नाम कर लिया है। आखिरी सवाल है साथियों कि
23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 123वीं, 24वीं, 25वीं, 26वीं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 126वीं जयंती मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिनके जन्मदिन को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। जन्म कहाँ हुआ था? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो इनका जन्म हुआ था कटक में, और कटक स्थित है उड़ीसा में, और उड़ीसा में स्थित है महानदी, और महानदी पे बना है दुनिया का सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध। उड़ीसा कई वजह से सुर्खियों में रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का अनावरण किया वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब ने। इन्होंने हॉकी खेल को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में अहम योगदान दिया है। हालांकि भारत पेनल्टी कॉर्नर में नीदरलैंड से हारने के बाद जो 2023 में भारत हॉकी की मेज़बानी कर रहा है उससे बाहर हो गया है। तो भारत के लिए हॉकी में बुरी खबर कि भारत इस टूर्नामेंट्स में बाहर हो गया है, जिसकी मेज़बानी खुद कर रहा था। कप्तान मनदीप सिंह भी इसके काफ़ी दुखी नजर आए। हालांकि हार जीत लगा रहता है, हमारे खिलाड़ियों का हौसला कम नहीं होना चाहिए। भारत वही टीम है जिसने 8 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं हॉकी के क्षेत्र में। इसमें मेजर ध्यानचंद साहब का अहम योगदान रहा है। लोगों ने उनके हॉकी तुड़वा कर चेक कराया कि इसमें कोई मैग्नेट वगैरह तो नहीं है, कुछ नहीं निकला। फील्ड हॉकी का जन्म हुआ। इसके बावजूद भारत 1980 में, आपको याद है कि अंतिम बार स्वर्ण पदक जीता था। 1928 से लेके 1952 तक कंटिन्यू भारत स्वर्ण पदक जीतता रहा हॉकी के क्षेत्र में। तो फाइनली हॉकी से बाहर हो गया 2023 से भारत, और दुख तो तब होता है जब आप पेनल्टी कॉर्नर में बाहर हो जाएं। एनीवे, ये थे आज के अपने टॉप 10 सवाल। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।